हेलो एवरीवन, माय नेम इज चिंतन। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी सब वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, वो इस फॉर्म किस तरह से करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का ये चैप्टर आता है एग्जाम। तो करते हैं स्टार्ट। पहले बात करते हैं कि नाउन्स में हमें क्या मिला है, चैप्टर के नेम में हमें क्या दिया है, क्या इंफॉर्मेशन है। पहली बात करी है इसमें लाइट की कि लाइट क्या है। बात करते हैं लाइट क्या है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ और इस रूम में अगर यहाँ पे ट्यूबलाइट्स या जो बल्ब जल रहा है वो ना जल रहा होता तो क्या मैं आपको दिखता। अगर इसमें हल्की सी भी लाइट की रोशनी मतलब रोशनी ना होती तो क्या मैं आपको दिखता, नहीं दिखता। तो मतलब ये क्या है, लाइट हमें क्या हेल्प करती है। डार्क रूम के अंदर हम सी ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट को हम देख पाए, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, वो क्या है, लाइट। अगर हम बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ आपको कौन हेल्प करता है, सनलाइट हेल्प करती है आपको ऑब्जेक्ट्स को इजीली दिखने के लिए। कौन हेल्प करता है, सनलाइट। और अगर आप डार्क रूम की बात करें उसमें अगर आपका लाइट सोर्स है तभी आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स। यस, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अभी नेम में क्या दिया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है अभी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे ये पहली बेसिक टर्म है डिफ्रैक्शन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इजी सा है, 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 1 मार्क्स में आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसमें बात क्या की है, अगर मैं एक लाइट सोर्स लगा देता हूँ, मान लीजिए मेरा एक लाइट सोर्स है, इसकी रे कहाँ जा रही है, एक ऑब्जेक्ट पे जा रही है। ये मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब जिससे लाइट पास नहीं कर सकती। मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब ना पॉलिश्ड है कि रिफ्लेक्ट कर पाए। रिफ्लेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे अगर जब आपको मैं समझाऊंगा। ओपेक का मतलब इतना समझ लीजिए, रफ चीज को खारे, कुछ बुक है, कुछ ऐसी चीज है जिसपे लाइट पास नहीं कर सकती, इस पे सिर्फ टकराएगी, पास नहीं करेगी। और वो ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर हम इसके पाथ में रख दें, लाइट के पाथ में रख दें, तो हमें क्या मिलता है देखने को कि ये जो लाइट है इसकी जो रेज आ रही हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐसे बेंड हो जाती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं। हाँ जी, डाइवर्स मतलब फैल जाना, फैल जाती हैं, उसको टच ना करे। आप खुद नोटिस कर सकते हैं, आप एक टॉर्च लाइट में बीच में आप बॉल रखने जाए तो आपको सामने से दिखेगा लाइट ऐसे फैलती हुई दिखेगी। अगर अच्छी क्वालिटी में टॉर्च है तो आपको क्या दिखेगी, लाइट फैलती हुई दिखेगी। यही क्या है, डिफ्रैक्शन। इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इफ एन एक ऑब्जेक्ट गिव एन opaque ऑब्जेक्ट, लाइन के साथ साथ मतलब समझेगा, अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ऑन द पाथ ऑफ लाइट, कहाँ पे रखा, पाथ ऑफ लाइट पे रखा, बिकम्स वेरी स्मॉल, कॉमा, लाइट हैज टेंडेंसी tendency to bend around it and not walk in a straight line. And effect, यहाँ पे लिख देते हैं, and effect is known as
डायफ्रैक्शन। अगर आपको वीडियो में थोड़े वर्ड्स क्लियर नहीं हैं तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बुक में भी लिखी हुई है। क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से स्टार्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ अ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, अगर एक ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट, हम लाइट के पाथ के बीच में, ये लाइट टॉर्च लाइट मान लेते हैं, इसका पाथ क्या है, इस तरफ का है, सीधा है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो लाइट हैज टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब वो ऐसा काम कर सकती है, उसमें इतनी क्षमता हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, मतलब वो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो इसके अंदर से ना जाके, ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगी, साइड से बेंड हो जाएगी, बेंड अराउंड इट एंड डोंट वर्क इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से अपनी मूवमेंट जिस डायरेक्शन में थी उससे हट के दूसरी डायरेक्शन में होगी, वो क्या है, डायफ्रैक्शन है। चलो ये तो होगी डायफ्रैक्शन। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स, तो आगे बढ़ते हैं। एक बात इसमें हो रही है, जो डायफ्रैक्शन है ये हमें क्या दिखाता है, वेव नेचर ऑफ लाइट बताता है कि लाइट का नेचर कैसा है। वेव क्या, लहर की तरह है, उसको जहाँ वो जगह बनती है वो वहाँ तरफ मुड़ जाती है, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। समझ आ गई? वेव की तरह क्या करा इसने, अपने डायरेक्शन को चेंज किया, तभी इसको क्या बोला है, वेव नेचर बोला है। लेकिन बात करेंगे पार्टिकल नेचर के बारे में, वो आपको 12th क्लास में आता है, तो इसमें जो बताया कि इसमें पार्टिकल नेचर नहीं है, इसमें क्या है, वेव नेचर है। बट आप 12th में इसको प्रूव करेंगे कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर, पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स की फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। तो आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। यस, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, रिफ्लेक्शन। सबसे सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, हाँ इंग्लिश में कहूँगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। मैंने क्या कहा, अगर ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिश सरफेस है, ये सरफेस है, इसके नीचे मैंने पॉलिश लगा दी, अब बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट मतलब लगने के बाद बाउंस हुई, वो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, एक ये क्या है, रे ऑफ लाइट। ये कहाँ से आई, एक लाइट सोर्स से आई, इसने यहाँ पे टच किया, स्ट्राइक किया इस सरफेस पे, तो ये कैसे वापस चलेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी। अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। द फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। हाँ जी, सिंपल सी बात अगर हम करते हैं, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, पहले बताता हूँ, प्रैक्टिकली आप जरूर करके देखिएगा अगर आपको ना समझ में आए, पर आप ये ऑब्जर्व करते हैं, अगर मेरे पास एक टॉर्च है, मैंने उसको इस डायरेक्शन में लगाया, मान लीजिए मेरे पास लाइट सोर्स है, मैंने इसकी जो मेन स्ट्रेट पाथ है, जिस तरफ उसका मुंह है टॉर्च का, वो इस तरफ लगाया कि लाइट यहाँ पे पड़ रही है। लाइट कहाँ है, ये क्या चीज रखी मैंने, मिरर रखा। मिरर कौन सा, प्लेन मिरर जो हम अपनी शक्ल देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस प्लेन मिरर को रखा। तो आप नोटिस क्या करेंगे, जहाँ पे इस मिरर की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये लाइट भी कहाँ चली जाएगी, उस तरफ चली जाएगी। ये क्या है, रिफ्लेक्शन। एक लाइट आई, स्ट्राइक करी पॉलिश सरफेस पे और कहाँ चली गई, वापस किसी और डायरेक्शन में चलेगी। बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जी बिल्कुल इजी भाषा में था, कुछ नहीं है। रिफ्लेक्ट मतलब अपनी डायरेक्शन को टच करने के बाद, पॉलिश सरफेस पे लगने के बाद चेंज कर लेना। बात करेंगे चेंज कैसे होती है, क्या क्या होता है इसमें। पहले आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी मैं भी पढ़ा वो आपने। पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection.
हाँ जी, अब बात करते हैं इसको फिगर के साथ समझने की। इसमें क्या है, अगर मैं फिगर बना रहा हूँ, नीचे मेरे पास क्या है, एक पॉलिश सरफेस है। क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। और अगर रिफ्लेक्शन करनी है उससे पहले क्या बनाते हैं हम, एक नॉर्मल बनाते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है, नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जो एक ऐसी ऐसी क्या मतलब, ये जो होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल रे बोल सकते हैं इसको आप, या नॉर्मल बोल सकते हैं, कुछ भी बोले। ये क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। इसी लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल कैसा होता है, अब मैंने ये सरफेस बनाया तो नॉर्मल कैसा बनेगा, इससे 90 डिग्री बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। सरफेस जैसा नॉर्मल उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं इस लो को समझने की। अगर एक लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुई, इस पॉइंट पे ही नॉर्मल बनता है। अब क्या, ये एक एंगल है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ये क्या है, एक एंगल है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन होने के बाद वाली रे का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाली रे का नाम क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट हुई, इंसिडेंस मतलब ये स्ट्राइक करी, इंसिडेंट रे जहां से आई, फाइनल आप इसको बोल सकते हैं इनिशियल। इनिशियल मतलब इनिशियली जो रे आई और उसके बाद वाली कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एक है इंसिडेंट रे, एक है रिफ्लेक्टेड रे। ये जिस एंगल से स्ट्राइक करती है, ये जिस एंगल से स्ट्राइक करती है, उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप यहाँ ध्यान दीजिए, बात कर रहे हैं हम इस स्मॉल आई की, जो कि किसके साथ है, नॉर्मल के साथ है। अगर मैं ये वाला एंगल बनाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाला, आप इस तरफ देखें तो ये एंगल इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला नहीं है। कौन सा है, जो नॉर्मल के साथ है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप एक नॉर्मल बना रहे हैं और एक इंसिडेंट रही है, आपको एंगल ये वाला नहीं लेना, कौन सा लेना है, जो नॉर्मल के साथ बनेगा। सिमिलरली अब उसी एंगल से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इसको बोलते हैं स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये कहाँ बनता है, राइट हैंड साइड पे। ध्यान दीजिए, वही बात है, ये कहाँ बनेगा, नॉर्मल के साथ बनेगा। कहाँ बनेगा, नॉर्मल के साथ बनेगा। आपको ये वाला एंगल नहीं लेना है। आई इज इक्वल टू में आर, क्या है, आई इज इक्वल टू में आर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल से लाइट आई करेगी, उसी एंगल से कहा जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, उसी एंगल से। आई इज इक्वल टू में आर। सेकेंड लॉ को करते हैं। सेकेंड लॉ हमारा क्या है, द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल at the point of incidence and the reflective all lie in the same plane, sorry. The incident ray the normal and the reflected ray all lie in the same plane. ये क्या है, आप समझ लेते हैं, ये तो उससे भी आसान है। ये क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। डायग्राम आपको ये बनाना आना चाहिए। अगर आप ये पेपर में इसके साथ बना के आते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे, तो आपको ज़रूर बनाना है इसे। आपने क्या बनाई, एक इंसिडेंट रे, ये किस एंगल पे आई, आई पे, कितने पे जाएगी, आर पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस। अब बात करते हैं, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में सीधा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है मिरर के साथ, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल रे बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं। मैंने स्पेलिंग गलत भी किया यहाँ पे, नॉर्मल, हाँ जी। तो ये क्या करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन की बात करें, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास नोटबुक है,
तो बात क्या हो रही है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब ये एक प्लेन है। एक बात अगर मैं बात करूं, ये मैं बस मान लीजिए कि रे है, ये इस पे आई, अगर मैं ये बना रहा हूँ, ये प्लेन है, ये इस पे आई और यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर मैं इस नॉर्मल को ऐसे कर दूं, नॉर्मल यहाँ है, इंसिडेंट रे यहाँ है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है, तो वो एक ही प्लेन में नहीं है। एक ही प्लेन का मतलब, अगर मैं इसको प्लेन मान रहा हूँ, इसी प्लेन पे इंसिडेंट रे है, इसी प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे है, इसी प्लेन पे क्या है, नॉर्मल। ना ये आगे है ना ये पीछे की तरफ है, ये कि एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये समझ में आ गई एक ही प्लेन के बारे में बात क्यों करी गई है। अब आगे लगते हैं, हमारे पास क्या टॉपिक है देखते हैं। हाँ जी, तो बात कर रहे हैं मिरर्स के बारे में। पहली बात हम प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे अगर कुछ आएगा तो हम आगे करेंगे। प्लेन मिरर जो हम रेगुलरली घर में यूज़ करते हैं अपनी आप की शक्ल देखने के लिए। कई चीज़ें, कई बंदे तो अपनी शक्ल देख के डर जाते हैं, चलो हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे एक लड़का अपनी शक्ल देख रहा है, मान लीजिए क्या है, एक लड़का है जो अपनी शक्ल किसमें देख रहा है, इतने बड़े मिरर में, ये बहुत बड़ा मिरर, ठीक है। मिरर क्या करेगा, इसकी जो लाइट है, मतलब इस पे जो लाइट पड़ रही है, इसकी रिफ्लेक्शन इस पे गई, इसकी रिफ्लेक्शन इस पे गई, और इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी। आप देख सकते हैं ना, आपका राइट वाला उसमें लेफ्ट दिख रहा होता है और लेफ्ट वाला राइट में दिख रहा होता है। अगर मैं बात करूँ कोई इमेज ऐसी है, तो मिरर के बाद कैसी दिख रही होगी, उसे ऐसी दिख रही होगी। समझ गया प्लेन मिरर का। और कैसी बनती है प्लेन मिरर में, सेम साइज की बनती है, जितने साइज के आप हैं उतने ही साइज के दिखते हैं, ना छोटे दिखते हैं ना बड़े दिखते हैं। अगर वो छोटे बड़े दिख रहे हैं तो वो मिरर में दिख रहा है, वो मिरर फिर कोई और है। अब पहले यहाँ पे बात करिए स्फेरिकल मिरर की। यह मिरर का भी बहुत कुछ आना है, वो आगे आगे साथ साथ आएगा फॉर्मूलेस के साथ। अब बात कर रहे हैं हम स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, दो हमने पढ़ने हैं और दो ही होते हैं। कौन से हैं, पहला है कनकेव मिरर और दूसरा हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर। ये दो मिरर आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं इस चैप्टर में, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा हमारा क्या है, प्लेन मिरर, वो साइड बाय साइड छोटा सा टॉपिक रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहता है उसका, वो हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं इनको बनाया कैसे कैसे जाता है और ये कैसे दिखते हैं। चलो, फोन तो यहाँ पे है नहीं, तो आप अपने सामने एक स्पून रख लीजिए। अगर आप घर पे हैं तो क्या करना है, स्पून को देखेंगे, अगर वो स्पून इस तरह के और इस तरह के, तो आप अगर स्पून को अपने फेस के सामने रखते हैं, जो ये वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है, ये कौन सा है, कनकेव मिरर है। और जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है, कन्वेक्स मिरर है। वो क्या है, कन्वेक्स मिरर है। चलो देखते हैं एक बारी अच्छे से। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बड़ा सा बना देते हैं, एक ही बारी में समझिए। इसका मतलब क्या होता है, ये राइट हैंड साइड से कैसा है, रफ है, मतलब आप इससे रिफ्लेक्शन नहीं करा सकते। आपका जो शाइनिंग सरफेस है वो किस साइड है, इस साइड। आप समझ रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इस साइड रखेंगे। अब बात करते हैं ये कौन सा मिरर है, ये कन्वेक्स है या कनकेव है। चलो बात करते हैं तुक्के की, अगर हम समझ के भी करें याद भी रहे, बात कर रहे हैं हम कनकेव की। केव का मतलब आपको क्या पता है, गुफा। ये क्या होती है, गुफा। केव, केव क्या होती है, गुफा। तो जिसका मुंह इस तरफ है, जो मिरर इस तरह का है,
जिसकी पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इस तरफ है, वो कैसा होगा, कनकेव। वो ऐसे झुका हुआ है, इस तरफ उसकी रिफ्लेक्शन सरफेस है, इधर की तरफ वो रफ है, इधर से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप फोन के अंदर की तरफ देख रहे हैं, वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। अंदर की साइड वाला गुफा की तरह जो बना हुआ है, वो कौन सा है, कनकेव मिरर। और इसी का अगर उल्टा कर दें, अगर मैं शेड इधर कर दूं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट हैंड साइड रख दूं, वो क्या होगा, हमारा कन्वेक्स मिरर। ये आपको याद करना है। कनकेव आपको याद हो जाएगा, गुफा मतलब अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग है, तो बाहर की तरफ हमने क्या कर दी, शेड कर दिया, राइट साइड को रफ कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ बातें हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर लिखी हुई है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर्स कैन बी कंसीडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। क्या बात करी, ये जो दो मिरर हैं दोनों, कनकेव और कन्वेक्स, ये किसके पार्ट होते हैं, एक स्फीयर की, एक बॉल की। आप एक स्फीयर समझ रहे ना, एक बॉल, सर्कल नहीं, स्फीयर। तो क्या है, एक मान लीजिए इसको हाफ कर दे, तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा और ये वाला पार्ट कौन सा होगा। अगर मैं शेड अंदर की तरफ कर दूं, तो ये कौन सा बना, आप कुछ सोचिए, कन्वेक्स बना, ठीक है। और अगर मैं इस साइड बाहर की तरफ शेड कर दूं, अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखो, तो ये क्या बनेगा, कनकेव। कहने का मतलब क्या है, ये एक स्फीयर से लिए गए हैं, स्फीयर जैसे होते हैं। अगर इनका एक पूरा स्फीयर कंप्लीट हो सकता है, ये उसका क्या है, सिर्फ एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेज बनाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारा, आगे आने वाला है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे बात हो रही है पॉइंट्स के बारे में। अब हम इसके डायग्राम को सीखते हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसको क्या कहते हैं, सब समझेंगे। देखते हैं क्या क्या होता है। पहली बात, ये क्या है, ये तो क्या है, हमारा प्यारा प्यारा मिरर है, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, पर इसमें नहीं देखते, प्लेन मिरर। ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी जैसे स्कूल में प्रिंसिपल के बेसिस, प्रिंसिपल सारा संभालती है, सब देखती है, इसमें भी हमें किसको इम्पोर्टेंस देनी है, प्रिंसिपल एक्सिस को। यही सब कुछ है, इसी पे सब कुछ आता है, यही सबको डिफाइन कर देगी। देखते हैं कैसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, कैसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी मिरर के रिस्पेक्टिव में। तो आगे बात करते हैं, ये जो पॉइंट है जिसपे प्रिंसिपल एक्सिस टच कर रही है इस मिरर को, जिसको बोलते हैं पोल, POL, पोल, खंबा, जिसका नाम खंबा हम रखते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, पोल बोला गया है इसको। और अगर मैं बात करूं और पॉइंट्स की, अगर मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करता हूं, ये देखिए इस साइड से देखिए, अगर मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया, अगर मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया, उस स्क्वायर की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, कोई ना कोई सेंटर होगा। तो मैं अगर ये सेंटर लेट कर लेता हूँ C से, इसका सेंटर है C, बिल्कुल सही पॉइंट हमने पकड़ा है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इसका स्फीयर पूरा होगा, आपको करके नहीं दिखाना है, सिर्फ समझाने के लिए। ये जो स्फीयर का जो सेंटर होता है, वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप खुद देखिए, सेंटर से लेके साइड तक की लेंथ क्या होगी, रेडियस। सेंटर से राइट हैंड साइड एक पॉइंट तक की, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, R। क्या होता है, R। सिर्फ इतना पता होना चाहिए। एक बात करते हैं, एक पॉइंट रह गया सिर्फ हमारा, वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस। क्या है, प्रिंसिपल फोकस। देखिए मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, फोकस वहाँ पे लाई करता है, लेकिन हमने चेक कैसे किया वो अलग बात है। फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से। किससे करते हैं, कैपिटल F से। देखिए
कैपिटल पी को पोल को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। जो फोकस है, फोकस पॉइंट है, इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। कैपिटल सी इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है, बुक में मार्क कर लीजिएगा साथ साथ। कुछ नहीं है डेफिनेशन में। द सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पूरा कर सकते हैं कि अगर हम स्फीयर को अगर करते हैं कंप्लीट तो क्या होगा। और फोकस पॉइंट का हम पढ़ने वाले हैं कि फोकस पॉइंट क्या होता है। हाँ जी, मेन आपकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन में है, वो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। देखिए, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, सिर्फ फोकस एक ही बात है। आप इसके आगे प्रिंसिपल लगाए या ना लगाए। अब बात कर रहे हैं कि फोकस पॉइंट क्या होता है। द पॉइंट एट विच ऑल द पैरेलल रेज, मैंने क्या बनाई? पैरेलल रेज, जो कि कहाँ से आ रही है? इस साइड से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर से आएंगी क्या? नहीं आएंगी, क्योंकि ये रफ सरफेस है। बात करी इस लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, रेज आ रही है। ये कहाँ पे मीट करती है? फोकस पे मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहाँ मीट करती है? एक पॉइंट पे मीट करती है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट होते हैं। पहले मैंने समझा दिया, लेकिन डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट एट विच ऑल द पैरेलल रेज लाइंस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस और फोकस पॉइंट। तो आगे बात कर रहे हैं हम किसकी बात करें? प्रिंसिपल एक्सिस समझ लिया, पोल समझ लिया, फोकस समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया। हाँ जी, इन बात हो रही है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या है? आर, मतलब रेडियस। और जो फोकस होता है बीच में एफ, मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। जो ये एफ है, तो पोल से लेकर एफ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। इससे डिनोट होती है, स्मॉल एस से डिनोट होती है। फिर से डायग्राम बना रहते हैं फटाफट से। ये बना, ये मैंने शेड कर दिया। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? कनकेव के लिए। कनकेव काम में लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, स्फीयर इस साइड है, ये फोकस है, ये पोल है। अब बात करते हैं आर की, स्मॉल एस की, वी की और यू की। देखिए, अभी वी यू हमारे में आया नहीं है जहाँ तक हम चल रहे हैं अगर बुक के हिसाब से। मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, आज ईजी हो जाएगा। तो सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और है क्या हमारे पास? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? पी और एफ तक का डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये क्या है? फोकल लेंथ। आप खुद देख सकते हैं, लगभग लगभग ये इसका हाफ है, होता हाफ ही है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही बनाया है, तो क्या है? ये हाफ है, मतलब आर इज इक्वल टू 2 इंटू में स्मॉल एफ। या मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाय में 2। जो फोकल लेंथ है वो आर की क्या है? आर डी है। और वी क्या होता है? वी और यू चलो बाद में करेंगे जब हम इमेज बनाना सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब बात करेंगे पहले रेस कैसे मेक करती हैं, फिर हम क्या बनाएंगे। चलो पहले एक कन्वेक्स का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। हमने सारे कनकेव का किया है। देखिए, ये क्या है? कन्वेक्स मिरर। अब देखिए, इसका अगर स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो हमारा सी का बनेगा राइट हैंड साइड पे। तो फोकस भी राइट हैंड साइड पे होएगा और पोल क्या होगा? ये तो सेम रहेगा। और ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल
एक्सिस। तो आपको ध्यान रखना है जिस साइड स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, उसी साइड क्या आएगा, फोकस आएगा। अब बात कर रहे हैं इसमें अगर डायग्राम बनाए फोकस के लिए, पैरेलल रेज कहाँ से पास करती हैं, फोकस पे। तो आप खुद सोचिए मिरर के अंदर तो जाएंगी नहीं, ये रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग मिरर के अंदर ना जाकर उसकी डायरेक्शन में, फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए। समझ आई नहीं, कोई बात। ये पैरेलल रे गई, ये फोकस में जानी चाहिए थी, पर फोकस कहाँ है, मिरर के अंदर है। मिरर के अंदर आप कोई काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अरे ये तो बाहर ही रही थी, मिरर के अंदर थोड़ी जाती है, कोई वो रूम थोड़ी है उसके अंदर चली गई, वो क्या है, सिर्फ सरफेस है, उसके अंदर रे नहीं जाती। तो वो फोकस में जाने की बजाय उसी फोकस वाली डायरेक्शन से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वो बाहर उस तरफ से चली गई। हाँ जी, तो अब हम करते हैं कि जो हमारी रेज है, जो रेज है वो कैसे कहाँ से पास करती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या रे, पहले हम समझ लेते हैं कनकेव या कनकेव मिरर से। इजी सबसे, ये क्या बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये क्या है हमारा पोल। पहले जो हमारा रूल आता है कि अगर जो रे पैरेलल आ रही है वो कहाँ से पास होगी, फोकस में से। कहाँ से पास होगी, फोकस में से। डायग्राम बनाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो आपने जो शेड करना है ये जरूर करना है, इससे क्या पता लगता है कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो रे गई और उसको आपने यहाँ पे दिखाया, तो आपको एरो जरूर बनाने हैं कि आप इस डायरेक्शन से लाए हो और पास से पास हुई है। तो मैं यहाँ फर्स्ट लिख देता हूँ, जो पैरेलल है, जो पैरेलल रे है वो कहाँ से पास होती है, फोकस में से पास होती है। अगर मैं इसी को अपोजिट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, इसी को अपोजिट कर दिया कि फोकस में से रे आ रही है तो कहाँ से पास होगी, वो पैरेलल होगी। पैरेलल किसके होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। दूसरा हमारा क्या है, अगर फोकस में से आई है तो कहाँ से होगी, पैरेलल होगी। सिंपल सी बात है। अब वो रखते हैं कि वो क्या क्या रूल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। तो एक दूसरा रूल आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, जिस डायरेक्शन से गई है, जिस पाथ से गई है, उसी पाथ से क्या करेगी, वो वापस रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। क्या हुआ, यहाँ से रे गई, तभी पहले ये वाला एरो बनाया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, तब ये वाला एरो बनाया। तो आपने क्या करना है, दो एरो बनाया है, तभी ये डायग्राम क्या होगा हमारा सही। जो रे यहाँ से गई, सी से पॉइंट से पास होके गई, उसी पाथ पे ये वापस आ जाएगी। थर्ड पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो कहाँ से वापस आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगला करते हैं, अगला है हमारा कि अगर पोल से जाए, कहाँ से जाए, पोल से। तो पोल से अगर रे आ रही है, मान लीजिए एंगल क्या है, ये एक्स मान लेते हैं, ये एंगल एक्स है, तो पोल पे जिस एंगल पे टच करेगी उसी एंगल से क्या कर जाएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये भी एंगल कितना होगा, एक्स होगा। अब चेक कर लेते हैं हमारा क्या रह गया है। हाँ जी, पहला हमने किया पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फिर फोकस में से, और जो फोकस से गई वो कहाँ जाएगी, पैरेलल। अगला है हमारा, अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस, उसके बाद क्या है, जिस एंगल से, एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब हम पोल की बात करेंगे उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वापस बैकवर्ड हो जाएंगे। बस ये इतनी सी आपको रूल याद रखने हैं, आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये कन्वेक्स लेंस में आपको किस तरह से दिखाना है।
कन्वेक्स लेंस क्या होता है, आउटर सरफेस होता है उसका क्या होता है, वो शाइनिंग सरफेस होता है जहाँ से वो रिफ्लेक्शन, सॉरी। अब इसका लेटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, इसका राइट हैंड साइड पे। तो फोकस इसका हाफ, ये क्या है पोल। पहला करेंगे पैरेलल रे आई, तो कहाँ से पास होगी, फोकस में से। बात हमने ये करी कि फोकस में से रे तो मिरर के अंदर जा नहीं सकती, तो क्या होता है, ये फोकस वाली डायरेक्शन से ही क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, अपने पाथ को बाहर की तरफ ले जाती है। तो अभी मैं एक और सेम बना लेता हूँ, आपको समझ आते कि ये फिगर अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बनाई थी। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट रूल, पैरेलल रे आई तो ना ऐसे पास होती है, फोकस से वाइट फोकस तो राइट हैंड साइड पे है, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। अगला आता है अगर फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, सेम होगा, क्या है, अगर मैं बाहर वाली रे जो है हमारी वो फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, जो फोकस की तरफ जा रही है वो कैसे बैक हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। जो फोकस की तरफ जा रही थी वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेम हमने पहले भी किया। अगला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसके साथ भी ये सेम होगा। कैसे होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में एक रे आ रही है, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में रे आ रही है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगी, ये आई और उसी पाथ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएंगी, उसी पाथ से ये वापिस चली जाएगी। अगला है पोल पे अगर कोई रे आ रही है, अगर कहाँ आ रही है, पोल पे आ रही है, तो वो क्या होगी, पोल से ही वापिस चली जाएगी। कनकेव के केस में भी आपको सेम लाइन्स दिखेंगी पोल्स में, और यहाँ पे भी कैसी हैं, सेम लाइन्स हैं। तो हमने ये रूल्स पढ़ लिए हैं कि इमेज फॉर्मेशन में रेस का कैसे रूल है, कैसे वो काम करती है, कहाँ से गई तो कहाँ से पास होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, और आगे जितना हमारा टॉपिक हो पाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।